अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता रहता है कि कैंसर शरीर में कैसे फैलता है और इसे खतरनाक क्यों माना जाता है। कैंसर एकदम डरावना है, वो इज ए टोटली मिथ। जितने भी स्टेज 4 कैंसर होते हैं वो 20% केसेस में होते हैं, लेकिन आजकल इतने सारे एडवांसमेंट हो सकते हैं कि वो भी उसको भी हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अब महिलाओं में ज्यादा कैंसर है और पुरुषों में कम है। दोनों में कैंसर की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है। सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? ब्लड कैंसर है उसमें ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, CBC जिसमें एक मेन टेस्ट है। अगर वो सॉलिड ट्यूमर का कैंसर है तो सबसे इम्पोर्टेंट है बायोप्सी करानी चाहिए। हमारे आसपास कौन से ऐसे खतरे हैं डॉक्टर साहब? फॉर एग्जांपल हमारे घर पर ही क्या खतरा है? जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड जो खाने हैं वो थोड़े उसको अच्छे से वॉश करके खाएं। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज के दौर में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। ये बीमारी धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बन चुकी है। हर साल लाखों लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं और भारत भी इससे बचा नहीं है। यहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैंसर के बारे में आम लोगों के पास सही और पर्याप्त जानकारी है ही नहीं। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता रहता है कि कैंसर शरीर में कैसे फैलता है और इसे खतरनाक क्यों माना जाता है, क्यों इसे खौफनाक माना जाता है, क्यों इसका नाम सुनते ही दिल दहल जाता है। कभी लाइफस्टाइल, कभी प्रदूषण, कभी मिलावट। अब ये सिर्फ शब्द नहीं रह गए, ये हमारे शरीर की कहानी बन चुके हैं। तो आखिर क्यों बढ़ रहा है कैंसर? क्या ये हवा पानी का असर है या हमारी आदतों का? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने हमारे साथ देश के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय गोगिया मौजूद हैं, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एम्स के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गोगिया टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। शुरुआत इसी से ही करते हैं जो हमने कहा कि कैंसर खौफनाक है, खतरनाक है, दिल दहलाने वाला है। यूँ तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे ही खतरनाक है, फिर कैंसर को हमने ये क्यों टैगलाइन दे रखी है कि कैंसर इतना खौफनाक है? जो पहला स्टेटमेंट ये कैंसर इतना खौफनाक है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये मिथ है। इसका कोई उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, ये डराने वाला स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा होना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली कैंसर एक बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, थायराइड एक बीमारी है, ऐसी बहुत सारी क्रॉनिक इलनेस है, उसमें एक कैंसर भी एक उसमें है। डेफिनेटली स्टेज 4 में जहाँ लाइफ लिमिटेड होती है उस केस में डराने वाला है, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि आप उसको अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में उसका ट्रीटमेंट क्यूरेटिव है, सर्वाइवल बहुत अच्छा है, तो उतने वाला डराना नहीं है। इसलिए हम इतने ज़्यादा स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन को प्रमोट करते रहते हैं ताकि वो अर्ली डिटेक्ट करें, उसका ट्रीटमेंट हो और वो क्योर हो। तो वो वाला स्टेटमेंट की स्टेज कैंसर एकदम डरावना है, वो इज़ ए टोटली मिथ। जितने भी स्टेज 4 कैंसर होते हैं वो 20% केसेस में होते हैं, लेकिन आजकल इतने सारे एडवांसमेंट हो सकते हैं कि वो भी उसको भी हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कैंसर खौफनाक नहीं है, आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आंकड़े तो कुछ और बयां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी बनती हुई नजर आ रही है। हर नौवां या 10वां भारतीय इस समय कैंसर के खतरे से जूझ रहा है। अगर पिछले साल की बात करें, उसके आंकड़ों की बात करें, तो करीब 16 लाख नए केसेस कैंसर के आए हैं। 9 लाख लोगों ने जान गंवा दी। WHO कह रहा है कि 70% पॉपुलेशन ऐसी है युवाओं की जो कैंसर के खतरे से कहीं ना कहीं इस समय जूझ रही है। ये आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? डेफिनेटली आंकड़े बहुत जो हैं चौंकाने वाले हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ केसेस बताते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ कैंसर 16 लाख हैं इंडिया में। जैसे एक साल में डिटेक्ट होते हैं 16 लाख, जिसमें 3-4 लाख ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, लेकिन वो आंकड़े हैं नंबर ऑफ केसेस के लिए। लेकिन आप उनको ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइवल बताएंगे तो उतने ज़्यादा खौफनाक नहीं है। तो नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ रहे हैं कैंसर, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने जो आंकड़े बताए 16 लाख बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो सब आंकड़े हैं, कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कैंसर ठीक भी हो रहे हैं, कैंसर के सर्वाइवल बढ़ भी रहे हैं। वो उस पर बहुत लोग चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि इनिशियल आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि सर्वाइवल पे कोई डिस्कस करता नहीं है। ऐसे तो आंकड़ों की बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वो वन टाइम है, एक बार डेथ हुई खत्म हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर अब ये नए केसेस आ रहे हैं, आप ही बता दीजिए कि फिर सर्वाइवल क्या है? नए केसेस आ रहे हैं क्योंकि अभी नए केसेस आ रहे हैं, नए ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, नया डिटेक्शन अर्ली हो रहा है, उससे सर्वाइवल ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ओवर द टाइम बात करें, 2000 अगर 2020 आ गया, 2000 में ब्रेस्ट कैंसर ओवरऑल, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ जिसमें सारे कैंसर इंक्लूडेड हैं,
ओवरऑल सर्वाइवल 2020 में अराउंड 30 to 40% था सर्वाइवल, जिसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जीने की प्रोबेबिलिटी होती है। 2025 में वही आंकड़े मिलके हो गया 60 से 70%। तो केवल 20 साल में 30% इम्प्रूवमेंट हुआ है डिस्पाइट ऑफ इतने ज़्यादा केसेस के बाद भी। तो सर्वाइवल बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन, बट डेफिनेटली यस, कैंसर केसेस आर अलार्मिंग क्योंकि वो बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बिल्कुल, आप बहुत सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम हवा पानी की भी यहाँ बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हवा पोल्यूटेड है, पानी में मिलावट है। तो ये जो हवा और पानी में जो कण हैं और इसमें जो ये जहर है, क्या हवा और पानी में जहर है, या ये फिर हवा और पानी आज जहर बन चुके हैं और ये जहर हमें हमारे अंदर कैंसर के जो केसेस हैं उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है? डेफिनेटली यस, एयर पोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एनी कैंसर, लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। तो लेकिन हम जो बात चेंज कर सकते हैं हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम जो हवा पानी है जो हम चेंज नहीं कर सकते, सारा फोकस हमारा उस पर है। हमारा और अदर फैक्टर्स भी हैं बहुत सारे, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है वो तो हम चेंज कर सकते हैं, स्मोकिंग है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल है उसको अवॉइड कर सकते हैं, एक्सरसाइज है वो हम खुद कर सकते हैं, अपना योगा व्यायाम उसमें खुद कर सकते हैं। बट हमारा फोकस रहता है डेफिनेटली हवा और पानी, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो बाकी चेंज है वो तो करें अपने आप, हवा और पानी तो हमारे हाथ में है नहीं, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा पेस्टिसाइड या केमिकल उसके अंदर है जो कैंसर में बढ़ने के कारण को आगे बढ़ा रहा है? क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें नाइट्रोसामिन, बहुत सारे बेंजीन कंपाउंड, नाइट्रोसन, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस करते हैं। बट हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बट लेकिन हम खाना तो पीना नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसको अच्छे से खा सकते हैं डेफिनेटली। जी, इसके साथ साथ अगर महिला और पुरुषों के कैंसर की बात करें तो क्या इनमें अलग अलग कैंसर की प्रवृत्ति होती है, और बढ़ने के किस्में ज़्यादा? क्या जेंडर एक कारण है कि महिलाओं में ज़्यादा कैंसर है और पुरुषों में कम है, या फिर उनका सर्वाइवल रेट भी अलग है? दोनों महिलाएं और मेल जो दोनों में कैंसर की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है, लेकिन कुछ कैंसर्स हैं जो फीमेल जेनेटाइल्स, जो फीमेल्स के जननांग से रिलेटेड होते हैं, वो इनफैक्ट ऑफ कोर्स फीमेल में ज़्यादा होंगे। जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लिंक्ड होते हैं वो मेल्स में ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल महिलाओं में, फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होगा। सेकंड कैंसर है सर्विक्स, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो ज़्यादा फीमेल्स में होगा। सेम ऐसी प्रोस्टेट कैंसर है वो मेल्स में ज़्यादा होगा। लंग कैंसर है वो दोनों सेक्स में ज़्यादा होगा, बट मेल्स में थोड़ा ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि वो स्मोकिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन का कैंसर है और कौन से किस एज में वो डिटेक्ट हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बच्चों में लुकीमिया ज़्यादा होते हैं, उस पर कोई प्रिविलेंस है नहीं, मेल्स में है फीमेल्स में है। बट कुछ लोग मेल्स को इमीडिएटली वो करते हैं तो हमें लगता है कि सेक्स प्रिडोमिनेशन मेल में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फीमेल्स कई बार बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। तो ये सेक्स वाला रेशियो फॉर द कैंसर्स वो सेम है, बट कुछ कैंसर फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर, फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर कैंसर, फॉर एग्जांपल ओवरी एंड सर्विक्स कैंसर, वो फीमेल्स में ज़्यादा होंगे। प्रोस्टेट कैंसर वो मेल्स में ज़्यादा होंगे। कौन सा कैंसर इस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है डॉक्टर साहब, और सबसे ज़्यादा रिस्क किस कैंसर में से जुड़ा हुआ है? अभी तक जितने भी स्टैट्स हैं, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इज ब्रेस्ट कैंसर। अराउंड 30% केसेस ऑफ ऑल कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर, और ये पोस्टुलेट किया जा रहा है एवरी 11 वुमेन, 1 in 11 वुमेन इन द ब्रेस्ट कैंसर इन लाइफ स्पैन, उनको प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा फोकस रहता है ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन पे। इसके साथ अब कैंसर के बारे में पता चल गया कि हमें कैंसर है, सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन का कैंसर की ब्लड कैंसर है उसमें ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, CBC जिसमें एक मेन टेस्ट है। अगर वो सॉलिड ट्यूमर का कैंसर है तो सबसे इंपॉर्टेंट है बायोप्सी करानी चाहिए। दैट्स इट। ये दोनों टेस्ट हैं जिसमें हमें पता चल सकता है कि कैंसर है। बायोप्सी ज़रूर करानी चाहिए। बायोप्सी होने के बाद हमें देखना है कि स्टेज क्या है। तो स्टेज के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पेट CT स्कैन अभी बहुत पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव है कि कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है, वो कराना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक बायोप्सी और दूसरा पेट CT स्कैन। फॉर ब्लड कैंसर CBC जो हमारा कंप्लीट ब्लड पिक्चर्स होता है, और साथ में बोन मैरो एग्जामिनेशन इन केस ऑफ ल्यूकीमिया से। डॉक्टर साहब, साथ ही क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हम करा लें
और फिर निश्चिंत हो जाए कि अब हमें कैंसर नहीं होगा? ये ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट है नहीं, बट डेफिनेटली हमें जो रूटीन हम करा सकते हैं, जैसे ब्लड पैरामीटर्स करा सकते हैं, अपना एनुअल, अगर आप 40 से ऊपर है तो हर 2 साल में मैमोग्राम करा सकते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हाई रिस्क, अगर आप स्मोकिंग इंडेक्स में हैं तो आप 40 साल के बाद, आप 50 साल के बाद आप लो डोज सीटी स्कैन करा सकते हैं। हाई रिस्क में हैं तो 50 साल के बाद आप कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिसमें हमें पता चल सकता है कि कैंसर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और पहले प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता था जो मेल्स में होता था, उसकी स्क्रीनिंग पहले पता लगा सकती थी, फिर बड़ी स्टडी हुई, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बट अपकमिंग स्टडीज़ आ रही हैं कि PSA जो हमारा एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर आने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। हमारे आसपास कौन से ऐसे खतरे हैं डॉक्टर साहब? फॉर एग्जांपल हमारे घर पर ही क्या खतरा है? क्या किचन से जुड़ी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खतरा है कैंसर बढ़ने का? डेफिनेटली यस। अगर आप देखें कि आपके जो कैंसर के रिस्क फैक्टर बड़े स्ट्रेटिफाइड हैं, आपका मेल सेक्स और फीमेल सेक्स में ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एज आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है कैंसर के रिस्क बढ़ते रहते हैं, तो आप एज चेंज नहीं कर सकते। जेनेटिक्स, जो आप कुछ कैंसर हैं जो जीन से रिलेटेड होते हैं, वो मॉम डैड से आते हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया आप नॉन मॉडिफाइड। डेफिनेटली जो किचन से रिलेटेड हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो पेस्टिसाइड से रिलेटेड जो खाने हैं वो थोड़े उसको अच्छे से वॉश करके खाएं, अपना हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स को उसमें डाइट ज़रूर इंक्लूड करें क्योंकि फ्रूट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फाइबर्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करें क्योंकि उसमें भी अगेन आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गट माइक्रोबायोम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके किचन से रिलेटेड हैं। जी, साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि परसिस्टेंट इरिटेशन अगर कोई शरीर में हो रही है, दैट कैन definitely lead to cancer. Is it true? How that irritation, where is that irritation happen? और वो persistent का अर्थ क्या है यहाँ पे? मैम, कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन कोई भी बीमारी को पैदा कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आपके ब्लड वेसल्स में क्रॉनिक इरिटेशंस रहें, आपके लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मलिटी या आपके बड़े सारे एबनॉर्मल फैक्टर्स रहते हैं तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आपके माइंड में बहुत स्ट्रेसफुल है, कंटिन्यूस इरिटेशन है, तो आपको मानसिक बीमारी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ब्रेस्ट में अगर आप ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर में क्रॉनिक इरिटेशन है तो वो क्रॉनिक इरिटेशन कैन लीड टू कैंसर। सपोज ब्रेस्ट कैंसर, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर इज अ हार्मोन ड्रिवन ब्रेस्ट कैंसर 60 to 70%। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन आपको कंटिन्यूस सिग्नल देता रहता है कि हो जाए हो जाए हो जाए, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। डेफिनेटली क्रॉनिक इरिटेशन वो किसी भी बीमारी में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी बीमारी के लिए होना। अगर वो मानसिक बीमारी हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड पे कुछ भी, डायबिटीज़ हो, वो एक क्रॉनिक इरिटेशन का ही प्रतिरूप है। बट जिस स्टेज पे हमारा इम्यून सिस्टम हार मान जाता है कि अब मैं इससे लड़ नहीं सकता, तो इमीडिएटली वो बीमारी डेवलप हो जाती है और कैंसर उसमें एक है। इसके साथ साथ कहते हैं कि स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण आज बन गया है। तो स्ट्रेस इज ए फॉर्म ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन, तो डेफिनेटली यस। और स्ट्रेस तो बहुत सारी चीज़ों का रीजंस हैं, लाइक मानसिक बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हमारी गैस्ट्रिक जितने इश्यूज हैं, IBD एंड ऑल, उसमें डेफिनेटली स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है। क्या डॉक्टर साहब आपको लगता है मन से अगर हम शांत रहेंगे, दिमाग से खुश रहेंगे, तो हम कैंसर को हरा सकते हैं या कैंसर हमें छू नहीं सकता? वो एक प्रोबेबिलिटी है कि आप खुश कैसे, आप वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। डेफिनेटली खुश रहना, योगा करना, व्यायाम करना, अच्छी डाइट लेना, ये सब फैक्टर्स हैं मॉडिफाइबल जिसमें हम कैंसर को रोक सकते हैं। डेफिनेटली यस। और अगर कैंसर हो भी गया तो उसको दोबारा आने से रोक सकते हैं। लाइफस्टाइल एक बड़ा कारण बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आज तो लोग फिटनेस पर भी अपना खूब ध्यान रख रहे हैं, लाइफस्टाइल को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लोग तो डाइट पर इतना ध्यान रख रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक क्या खाएं उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं। लाइफस्टाइल की ऐसी कौन सी मोडालिटीज़ हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि कैंसर बढ़ रहा है? ये बहुत ज़्यादा स्टडीड उतना नहीं है, बट डेफिनेटली जितने ज़्यादा जंक फूड हैं, फिर जंक फूड से मतलब जो डीप फ्राइड फूड्स हैं, जो अनहाइजीनिक फूड्स हैं, इट विल लीड टू क्रॉनिक इरिटेशन एंड लीड टू कैंसर। तो ये सारे जो फूड्स हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड हैं, फॉर एग्जांपल प्रोसेस्ड फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जंक फूड इज़ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने हाई शुगर वाले फूड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, आपको बैलेंस खाना है। हफ्ते में एक बार
खा लीजिए, दैट्स इट, क्योंकि आपके टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं उससे। लेकिन ये आप डेली बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज खा रहे हैं तो इसका कोई मतलब है नहीं। डेफिनेटली हमारी गट हेल्थ के लिए मोर इम्पोर्टेंट है हम थोड़ा आउट ऑफ द लीक फूड भी खाएं, जो प्रोबेबिलिटी हफ्ते में एक बार होनी चाहिए, एक चीट डे करें, दैट्स इट, ताकि आपका गट माइक्रोबियोम बिल्कुल स्टिमुलेट रहे। ये नहीं कि आप पूरा ही हेल्दी डाइट पे हैं और पूरे उसके बाद भी कितने लोगों को इतने हेल्दी डाइट, इतना योगा व्यायाम करके भी कैंसर हो रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके जीन्स, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बट डेफिनेटली डाइट एक उसमें एक मेन फैक्टर है जो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर्स को। इसके साथ डॉक्टर साहब, आपको लगता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी स्मोकिंग की, जो लोग कहते हैं जुबां केसरी, उनको क्या सबसे ज़्यादा कैंसर का खतरा रहता है? और आजकल तो बच्चों में वेपिंग का नया ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अगेन फिर डिपेंड करता है। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक क्रूड वे में बताता हूँ, जैसे हमारे सिख कम्युनिटी है, वो स्मोकिंग करती नहीं है, उसमें आप देखिए हेड एंड नेक कैंसर है ही नहीं, तो एक रिस्क फैक्टर है ना स्मोकिंग। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि जो स्मोक नहीं करते उनको कैंसर हो ही नहीं सकता, उनको भी कैंसर होते हैं, उनके कारण अलग होते हैं। तो बट जो हमें पता है उसको तो हम कम से कम अवॉइड कर सकते हैं। और जो बच्चों में कैंसर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अभी तक कोई रीज़न पता नहीं लगा है, बट डेफिनेटली कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ म्यूटेशन बचपन से ही होते हैं, उसकी वजह से, जैसे सबसे कॉमन है एक्यूट ल्यूकीमियाज कॉमन है, उसमें हो जाता है। बट अगर हो भी जाता है तो उसमें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, उसमें 1-2 साल की ट्रीटमेंट, लेकिन सर्वाइवल भी बहुत अच्छा है, 90% तक सर्वाइवल है। लेकिन कि बूढ़ों में होते हैं कैंसर, बच्चों में नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हिट्स होते हैं, वो ऐसा बच्चों में उतना नहीं होता, उनके अलग रीजंस होते हैं। और डॉक्टर साहब, आप तो इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को देखते आ रहे हैं, जब एक कैंसर का पेशेंट पहली बार आता है तो भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरा टूट चुका होता है। कैसे आप उस टाइम उसे हैंडल करते हैं? क्या उसकी उस टाइम की फीलिंग होती है और कैसे वो गुजरता है इस पूरे प्रोसेस से? मैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट कैंसर के मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि जब कैंसर डायग्नोस होता है तो डेफिनेटली वो पूरा फैमिली ही टूट जाती है। आप खुद जो पर्सन है वो तो टूट ही जाता है, जो उसके साथ जो फर्स्ट रिलेटिव हैं वो तो और ज़्यादा टूट जाते हैं कि क्या होगा आगे। लेकिन फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हो ही चुका है कैंसर तो हम उसको रोक नहीं सकते, बट डेफिनेटली इमीडिएट हम कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स को, इमीडिएटली स्टेजिंग पता कर सकते हैं कैंसर की, उसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कैंसर डायग्नोस हुआ तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंज रहते हैं, रिलेटेड टू आपके बच्चों से रिलेटेड चैलेंज होते हैं, आपके खुद से रिलेटेड चैलेंज होते हैं। आपको लगता है कि आप सोशल टैबू ना हो जाए, लोग आपको कैसे देखेंगे। लेकिन आजकल ऐसे इतने ग्रोइंग, क्योंकि हर 11th-12th को कैंसर हो रहा है, तो वो वाला अभी सोशल टैबू रहा नहीं है। इनफैक्ट उसको आप ओवरकम करके, ट्रीट करके आप एक नया वो खड़ा कर सकते हैं, एक नया एक अपने समीकरण स्थापित कर सकते हैं कि हमने कैंसर डिटेक्ट हुआ, हमने उसको हराया और अब हम नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे कैंसर डिटेक्ट हो, डेफिनेटली 1-2 महीने बहुत स्ट्रेस में रहते हैं सब, लेकिन उस स्ट्रेस को ओवरकम करके आपको ट्रीटमेंट करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोग बहुत सारे अलग मेथड्स यूज़ करते हैं कैंसर को प्रिवेंशन या कैंसर को वो करने के लिए, उस सिस्टम में नहीं जाना है। रादर देन आपको अपने मेडिकल जो भी आपके डॉक्टर्स हैं आसपास, उनसे एडवाइस लेके अप्रोप्रिएट सेंटर जो कैंसर रिलेटेड सेंटर है वहाँ पे जाके ट्रीट करना है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब कहते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपीज़ बहुत सारी, रेडिएशन बहुत सारी करानी पड़ती है। तो ये जो कीमोथेरेपी का प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद बाल गिरने का भी एक प्रोसेस होता है, क्या ये सब रिवर्सिबल हो जाता है? और इसमें कितनी, कहते हैं कि तीसरी कीमो हुई नहीं कि इंसान बिल्कुल टूट जाता है शारीरिक तौर पर? मैम, डेफिनेटली कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आजकल कीमोथेरेपी के मेन क्या ही साइड इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल नौशिया, वॉमिटिंग होता है। आजकल इतनी अच्छी मेडिसिन आती है कि वो उससे हम कम कर सकते हैं। दूसरा होता है एलोपेशिया, जिसमें बाल पूरे चले जाते हैं। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, कीमोथेरेपी जब काम करती है वो कैंसर सेल में काम करती है, साथ साथ नॉर्मल सेल पे भी काम करती है। और नॉर्मल सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर फॉलिकल, तो उस पर काम करेगी तो बाल टूट जाएंगे। अगर बाल टूटते हुए फॉर एग्जांपल, लेकिन वो 6 महीने, 1 साल और 2 साल में तो पूरे ही आ जाते हैं, तो वो सब रिवर्सिबल है। दूसरा है वो नॉर्मल सेल पे एक्ट करती है, लाइक म्यूकोसा, जैसे मुंह में हुआ तो छाले पड़ गए। बहुत सारे तरीके हैं छाले को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बहुत सारी रिसेंट एडवांसमेंट आ रही है जिसमें आप खाली टारगेट को ही कवर करते हो। फॉर एग्जाम्पल CLL, CML में खाली टारगेट को कवर करना, एक टैबलेट है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन पेशेंट क्योर हो जाता है।
तो आपको टारगेट को कवर करना है। जैसे लंग कैंसर है, एक EGFR म्यूटेशन है, आपको खाली एक टैबलेट देनी है, उससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो हम कीमोथेरेपी को अवॉइड कर सकते हैं अगर वो पेशेंट टारगेटेबल म्यूटेशन है या म्यूटेशन है या उसमें कोई ऐसा जीन है जिसमें हम उस टैबलेट्स को देके वो ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अवार्ड से सम्मानित हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में आपने काम किया है। ऐसे में कैंसर के इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कैसे काम आ रही है? मैम ये डेफिनेटली बहुत अपकमिंग क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट आया है वो डायग्नोसिस में आया है। फॉर एग्जांपल कुछ प्री कैंसरस लीजन होते हैं, जैसे डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू जो बनाने की, या लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटू जो प्री कैंसरस होते हैं, इरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, तो उस केसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत प्ले करता है कि जिससे हमें पता लग सकता है कैंसरस है या नहीं है। बट कैंसर के मैनेजमेंट में उसका उतना ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको डॉक्टर्स ही एग्जामिन कर पाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल एग्जामिन आपको एग्जामिन नहीं कर पाएगा, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं कर पाएगा। वो आपके साइड इफेक्ट प्रोफाइल जैसे डायरिया, म्यूकोसाइटिस या कोई भी फीवर, उसको बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं कर पाएगा, क्लिनिकल डिसीजन वो नहीं ले पाएगा। तो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, क्लिनिकल ट्रीटमेंट मेकिंग या क्लिनिकल कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड इशू की, किसमें पहले सर्जरी करनी है, किसमें पहले कीमो देनी है, किसमें रेडियोथेरेपी पहले देनी है, या सीक्वेंस कैसा करना है, वो एआई अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर में शायद डेवलप हो, बट अभी तक एआई का जितना भी फोकस है रिलेटेड टू हेल्थ और कैंसर, वो प्री कैंसरस डायग्नोसिस रिलेटेड है रादर देन ट्रीटमेंट रिलेटेड। जी, इसके साथ साथ आज हमने बहुत देखा है कि कैंसर के इलाज के लिए नेचुरोपैथी का भी बहुत उपयोग किया जा रहा है और रुझान इसका बहुत बड़ा है। तो क्या नेचुरोथेरेपी कैंसर के इलाज में लाभदायक है? डेफिनेटली यस मैम, नेचुरोपैथी हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, मेरे लिए, या जितना भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, या पूरे इंडिया के लिए नेचुरोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेचुरोपैथी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, किसी भी ढंग से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, तो नेचुरोपैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे नेचुरोपैथी के तरीके हैं, लाइक आपकी डाइट से लेकर आपके जो रसोई में, किचन में इतने सारे आपके मॉडिफिकेशन हैं जिसमें हम नेचुरोपैथी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उससे अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नेचुरोपैथी का ये मतलब नहीं है कि आप कैंसर का ट्रीटमेंट ही नेचुरोपैथी से करें, ये पॉसिबल नहीं है। आप कैंसर का ट्रीटमेंट में नेचुरोपैथी एक एड ऑन इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कैंसर आने के चांसेस उसमें थोड़ा हेल्प कर सकता है, लेकिन जब कैंसर डायग्नोस हो जाए उस टाइम नेचुरोपैथी, केवल नेचुरोपैथी से इलाज होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि खाली नेचुरोपैथी करके आप कैंसर ट्रीटमेंट हो जाए। वो एनेक्डोटल केस होते हैं, या वो केस कैंसरस के, पूरे कैंसर्स के होते ही नहीं है, या डायग्नोस प्रॉपर नहीं हो जाता, बट वो एक दो केस ठीक हो गए, उसको लेके प्रोपेगेंडा से वो गलत सोशल उस पे प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर रहे हैं। डेफिनेटली नेचुरोपैथी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम रादर देन इज द होल सोल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मैनेजमेंट। आखिरी में जाते जाते डॉक्टर साहब संदेश के ज़रूर जाइएगा कि अगर शुरुआत में ही लक्षण दिख रहे हैं तो घबराइए नहीं, कैंसर से लड़ाई लड़ेंगे और उसको हराएंगे। डेफिनेटली यस। अब जैसे कौन हाइपरटेंशन, थायराइड से कौन डर ही रहा है, सपोज फर्स्ट स्टेज 1-2 में कैंसर हो जाए, इमीडिएटली क्योर हो सकता है, और वो उस क्योर पे, लेकिन आप ये देखिए अगर आपने क्योर हुआ तो आपको लाइफ ने लेसन सिखाया, यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी। तो उसके बाद आप वही काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। आप उसमें जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है, जैसे क्रॉनिक इरिटेशन, आप उसको अवॉइड करिए फॉर आपके पैशन जो आपने कभी नहीं किए होते, या आपके लाइफ में कुछ आपके मन में संभावनाएं होती हैं कि मुझे करना चाहिए, बिकॉज ऑफ सम रीजंस नहीं कर पा रहे, उसको डेवलप करिए। अपने माइंड को पूरा कूल रखिए। उसके लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, आपको फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, उसको करिए। आपको अपने सोशल सर्कमस्टांसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना करिए, वो करिए, क्योंकि कैंसर आप ही को होगा, आपके रिलेटिव को वो पेन नहीं होगा। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते। तो फर्स्ट है कि आप अपने पे ध्यान रखिए, फिर आप दूसरों पे फोकस करिए, क्योंकि आप जब तक हेल्दी नहीं रहेंगे दूसरों को हेल्दी रख ही नहीं सकते। जो यूजुअली मैं बहुत सबको वो भी करता हूँ, जो हम जब फ्लाइट में आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एयर होस्टेस आपको वो देती है कि पहले मास्क अपना खुद लगाएं, देन दूसरों को देंगे। तो इज ए काइंड ऑफ कि आप फर्स्ट अपने ऊपर ध्यान रखिए, देन
फिर आप दूसरों को भी अच्छा खुश रख सकते हैं, उनका ध्यान भी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोगिया, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ जो भी कैंसर से जुड़ी मिथ थी ना, वो सभी आज आपने दूर कर दी। कैंसर से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना और मानना होगा कि ये हर किसी को हो सकता है। अगर हम रोकथाम, शुरुआती जांच और नीतियों में सुधार के लिए मिलकर काम करें तो हम इस बढ़ते हुए खतरे को रोक सकते हैं। अगर आज आप उस गांठ को अनदेखा करते हैं, आज वो हल्की थकान को भुला देते हैं, तो कल कहीं बड़ी चुनौती बन सकती है ये। लेकिन अच्छी खबर ये है कि शुरुआत अभी भी हमारे ही हाथ में है। और आप दर्शकों से यही कहूंगी कि पहचानिए पर टूटिए मत, जानिए पर डरिए मत, बदलिए पर हारिए मत। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ चर्चा के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।